13 जमातें मिलकर एक जमात से क्यों घबरा रही हैं? कौन घबरा रहा है? तो फिर इलेक्शन में आए, कौन घबरा रहा है? इलेक्शन में आए शेर खुले घूम रहे हैं आजकल। तो इलेक्शन में आए ना सर। लोगों ने ये देखना है अब जिसके घर डिलीवरी होनी है, पहले वो सेफ कार्ड पे जाता था। जो हार्ट पेशेंट है 10 लाख तक इलाज करवा सकता था वो कार्ड पे जाता था। आज जब हॉस्पिटल में जाता है सेफ कार्ड बंद है। बात मिडिल क्लास मुलाजमीन का भी जीना दोबार कर दिया। जायज जरूरियात के लिए भी लोग परेशान हैं, रो रहे हैं, ऐसे हालात है। और फिर हुकूमत ने सेहत कार्ड जैसी बुनियादी सहूलत जो लोगों को मिली हुई थी वो भी बंद कर दी। तो अब किस तरह का मुतमिन है इस कारकर्दगी? मलिक मोहम्मद वारिस कल्लू मरहूम की मेहरबानी से रंगपुर बगूर में बच्चियों का कॉलेज तमीर हुआ, मगर नाकिस मटीरियल की वजह से बिल्डिंग 2 साल में एक खंडर बन गई। इसका जिम्मेदार कौन है? आपने तहकीकात कराई। PTI को छोड़कर आने वाले जो लोग इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में आए, उनके साथ वादे वही किए गए कि आपको ये सीट जितवाई जाएगी, जैसे भी जीत जाएगी। अब हमारे हल्के में PP 84 की बात कर ली। अगर सरदार अली हुसैन खान बलोच को कल इस्तेकाम में पाकिस्तान का टिकट मिल जाता है, तो PDM का जब ये वादा है उनसे, तो PDM में तो मुस्लिम लीग नून भी है। वालिद मोहतरम की जिंदगी में शाह हुसैन से बाउंड्री जंग को इलेक्शन दिनों में उखाड़ा गया। हालांकि फंड उस वक्त सिर्फ 2% ही थे। आप लोगों ने इलेक्शन तो जीत लिया, मगर लोगों के लिए वो वबाल जान बन चुके। किसान टिवाना ने बिजली की 700 स्कीमें मंजूर करवाई, उनकी फंडिंग भी हुई थी। तो इन स्कीमों को क्यों लेट किया गया? लेट करने से क्या फायदा हुआ? PTI के जमाने में नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शफकत महमूद और आज एक नया प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज जिस शख्सियत के साथ मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं, आज जिस शख्सियत पर हम ये प्रोग्राम करने लगे हैं, मलिक मोहम्मद वारिस कल्लू मरहूम, एक ऐसा नाम जिसे सदाबहार MPA का टाइटल मिला है। क्यों मिला, किस वजह से मिला, ये तो आज उनके जानशीन हमें बताएंगे। ये प्रोग्राम हम 2 हिस्सों में करेंगे। पहले हिस्से में मलिक मोहम्मद वारिस कल्लू मरहूम से जुड़ी यादें और बातें शामिल करेंगे, जबकि दूसरे हिस्से में यानी लास्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम उन सवालों पे मुहित होगा जो हल्के से हमें लोगों ने भेजे हैं। इन सवालों का जवाब देने के लिए आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं मलिक मोहम्मद वारिस कल्लू मरहूम के साहबजादे मलिक अब्दुर्रहमान वारिस कल्लू से। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो ये बताएं मिजाज कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट। मशकूर हूं आपका कि आज आप इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए तैयार हो गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मशकूर हूँ कि आप आए। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बात करेंगे, जैसा कि आज का प्रोग्राम हमने रखा भी मलिक वारिस कल्लू मरहूम पर है जी, तो मलिक साहब से वाबस्ता कुछ यादें, कुछ बातें जो फैमिली मेंबर और दोस्तों के अलावा, करीबी दोस्तों के अलावा लोग नहीं जानते, वो जानना चाहते हैं, कुछ वो शेयर करें। डैडी के बारे में, मलिक वारिस कल्लू साहब के बारे में ये कहूँगा कि उन्हीं की शख्सियत की कुछ हिस्से मेरे अंदर आए कि वो हंसी मजाक वाले और दोस्तों की तरह हमारे साथ रहते थे। हमारा और उनका मजाक भी होता था। कभी उनके साथ कोई ऐसा ताल्लुक नहीं रहा कि वो कभी सख्त थे। हमेशा हंसी मजाक औलाद के साथ। एक वाकया जो मैंने अभी आपको पहले भी सुनाया जी कि एक दफा वो यहाँ से अपने बाल काले करा के आए और जब आए, एंटर हुए यहाँ पे, मैं निकला हूं उन्हें रिसीव करने के लिए। जी जब रिसीव करने गया हूं तो अब उनका यहाँ पे टिश्यू लगा हुआ था क्योंकि ताजा ताजा बाल काले करा के आए। मैंने कहा डैडी इन्ना काले वाला काले कराने दा क्या फायदा जदों मेरे वाल चिट्टे हैं। हाँ, यानी वो भरम में टूट गया। हाँ, तुहाडा भरम जदों मेरे चिट्टे वाल वेखने ना अगले नु तुहाडे कोई काले वालों ना मनने। सही। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनका ये था कि उनके साथ बिल्कुल ऐसा ताल्लुक था अपने पोतों के साथ। वो अब जो लेटेस्ट उनकी थी ना आखिरी 5-6 साल जी, वो अब मुझे मिलने नहीं आते थे, अच्छा, वो अपने पोतों को मिलने आते थे। पोतों से दोस्ती थी। पोतों से दोस्ती थी और उन्होंने आना और आके अपने पोतों को मिलना। इसी सोफे पे बैठ के मिला अपने पोतों को, मिल के मुझे सिर्फ इतना कि मुझे कई बार पता भी नहीं होता था कि वो आए हुए हैं। उन्होंने निकलते वक्त कहना अच्छा पुत्र, मतलब वैसे घर में वो सख्त मिजाज थे, दोस्ताना मिजाज था, कैसा था? दोस्ताना मिजाज, खुलूस, प्यार। बल्कि मैं सबसे ज्यादा कहूंगा कि उनकी जो कमी है ना, मुझे बेइंतहा महसूस होती है, क्योंकि
उन्होंने बहुत ज्यादा प्यार मेरे पे निछावर किया। लाडला था उनका, जिस तरह आपको बता, बड़े बेटे थे, बड़ा बेटा था, लाडला था। तो इसलिए मुझे उनकी कमी वाकई बहुत ज्यादा महसूस होती है। इस हद तक आपको अगर सच बताऊं किस हद तक कमी महसूस होती है, तो मैं डैडी का तस्वीर अभी भी नहीं देख सकता। अच्छा। उनकी फॉर एग्जाम्पल अब जब होते हैं ना, तो हमारे लोग उनके प्यार में उनकी फोटो लगा देते हैं या उनकी वीडियो लगा देते हैं। अभी तक मैं उनकी फोटो या वीडियो नहीं देख सकता। मैं वो फॉर एग्जाम्पल अगर सामने आ जाए ना, मैं स्किप कर देता हूँ। बर्दाश्त नहीं होता। फीलिंग ऐसी हो जाती, फीलिंग ऐसी बर्दाश्त नहीं होता। अब वो फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसी है कि लोगों ने जब वो फौत हुए तो उस वक्त भी उनके कॉफिन की पिक्चर्स लगा दी। यानी दिल अभी भी तस्लीम नहीं कर रहा कि वो इस जहां से चले गए। नहीं, उनके जाने का सिर्फ एक तरीका है हमारे लिए निपटने का। एक तरह से डिनाइल में चले गए हम। मतलब ये कि जिस तरह कि अगर सोचोगे तकलीफ होगी। ठीक। अच्छा मलिक साहब, सियासी तौर पर तो बहुत कामयाब इंसान थी, वैसे फैमिली मेंबर्स के साथ कैसा ताल्लुक था? घर के मुलाजमीन के साथ कैसा ताल्लुक था? बात बात पे झगड़ा करने लग जाते थे? ठंडे मिजाज थे? कैसे थे? मीठा मिजाज, ठंडा मिजाज, चाहे मुलाजिम हों, चाहे बेटे हों, चाहे रिलेटिव्स हों, उनसे मीठा बंदा कोई नहीं था। मेरे यकीन माने मेरे नान के घर में फॉर एग्जाम्पल उनकी बेइंतहा इज्जत है और उनको निहायत कदर की निगाह से देखा जाता था। मेरे दाद के घर में, इलाके में कोई ऐसा बंदा नहीं जो उनकी तारीफ ना करे। वो होता है ना कि कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं कि औलाद को सोने का चमचा दें, सोने का खाना दें, लेकिन शेर वाली आंख रखें, उन पर सख्ती करें। नहीं, तो वो सख्त मिजाज थे? नहीं, कभी भी। आप जिद करते थे? मैं तो आपकी जिद के सामने वो नहीं, वो उनका प्यार था। वो क्योंकि उनको मैं आपको बताऊं, क्योंकि उनके वालिद साहब ने उनके साथ ऐसा सलूक किया कि उनको कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मेरे जो दादा शेर थे, शेर कल्लू, उन्होंने कभी कमी नहीं होने दी। तो उन्होंने वो सेम बिहेवियर जो उनसे उनके वालिद ने रखा, वो हमारे साथ रखा कि मैं अपने बच्चों को किसी भी किस्म की इनको कमी ना आए, ताकि वो होता है ना फॉर एग्जाम्पल कई बच्चे होते हैं वो जब बड़े होते हैं तो वो अगर फॉर एग्जाम्पल अंदर से एक वो रजे हुए ना हो तो दूसरों की चीजों की तरफ देखते हैं। नहीं, आप क्योंकि बड़े थे, लाडले भी थे, फिर जिद्दी भी होंगे। जी, मैंने वो आपको एक अभी वाकया सुनाया। आपकी जिद वो कबूल कर लेते थे प्यार की वजह से। अच्छा, जो वाकया सुना रहे हैं सुनाए हमारे नाजरीन को। वो यूं था कि एक दफा उनसे मैंने कोई चीज मांगी कि मुझे वो फलां चीज चाहिए, तो उन्होंने कहा मैं नहीं लेके देता। वो डैडी का ये था, जब डैडी किसी चीज पे स्टैंड ले जाए तो वो भी वहां पे भी बस हो जाती। अच्छा, इनकार करते तो फिर इनकार करते तो इनकार था जी, पर लेकिन मैं ज्यादातर इकरार करा लेता था। अच्छा। वो मैंने उनसे कोई चीज मांगी, उन्होंने नहीं जो है वो कहा नहीं, तो मैंने उन्हें फिर थ्रेटन किया। मैंने उन्हें कहा डैडी, अगर उनको क्योंकि पता था कि उनका बेटा अब्दुर्रहमान ना मैंने कभी स्मोकिंग की ना कोई और बैड हैबिट थी, तो मैंने उन्हें धमकी दी, डैडी अगर आपने मुझे ये चीज ना लेके दी ना तो मैं अभी स्मोक करूंगा। उन्होंने कहा बेटा करो, आप करो। अच्छा, क्योंकि उन्हें मेरा पता था ठीक है कि मैंने नहीं करनी। तो वो फिर मैंने मुलाजिम को भिजवाया, जाओ सिगरेट ले आओ, माचिस ले आओ। अब वो लेके आ गया। आप इमोशनल ब्लैकमेल? मैं इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा था। अब वो आया तो उसने, मैंने कहा डैडी मैं ये सिगरेट पीने लगाऊं, नहीं तो ये वाली मेरी जो बात है ये पूरी करें। उन्होंने कहा बेटा आप अभी तक स्मोकिंग की नहीं आपने, आप करो ना, करके दिखाओ। करो। उल्टा मेरे साथ रिवर्स साइकोलॉजी करने लगे। सही। मैंने कहा डैडी ये मैं पीने लगाऊं जला के। उन्होंने कहा नहीं। फाइनली ये हुआ कि मैंने नीचे फेंकी, हिम्मत नहीं हुई। नहीं, क्योंकि जिसको जो स्मोकर हो वो स्मोकिंग कर सकता है, जो ना वो नहीं कर सकता। तो मैं नहीं करता था, ना मैं कर सकता था। और मुझे एक नफरत होती है ना किसी चीज से, मुझे ऐसी चीजों से नफरत है। बल्कि अब आपको मजेदार सा मैं वाकया हल्के का भी सुनाऊं, क्योंकि अब मैं स्मोकिंग करता नहीं और हल्के के हमारे कई साथी करते हैं। वो अब अगर गाड़ी में साथ बैठे हुए हैं ना, तो अब मैं उन्हें स्मोकिंग नहीं करने देता। अच्छा, उन्हें नहीं करने देते? नहीं करने देता, सिवाय कुछ एक्सेप्शंस। अच्छा। तो
अब वो मुझे मशवरे देते हैं, भाई जी ये तुसा शुरू करो स्मोकिंग, ये हाजमे वास्ते बड़ी ठीक होंगी नहीं। और मैं उल्टा कहता हूं, क्योंकि उनको उनका मकसद ये है कि बदसन भी इजाजत मिल रहा है। हाँ, फिर सभी को मिल जाएगी। पर लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तो डैडी का बड़ा खुलूस वाला रिश्ता था, ना सिर्फ कि हमारे साथ बल्कि मेरे जो दोस्त थे या मौजम के जो दोस्त थे उनके लिए भी आइडियल फादर फिगर सही डैडी थे। अच्छा, आपका नाम मलिक अब्दुर्रहमान वारिस कल्लू, जबकि आपके भाई का नाम मौजम शेर, तो वो दादे से निस्बत, आप अपने वालिद से निस्बत, ये क्यों डिफरेंट है? मुझे एक तो अपने वाले साहब से बेइंतहा जो नहीं, ये नाम उन्होंने खुद रखा था, अब्दुर्रहमान वारिस कल्लू? मेरा 3 बार चेंज हुआ है नाम। अच्छा। हाँ, मेरे पहले मेरे ख्याल में था रोमान वारिस सबसे पहला नाम। अच्छा, पहले रोमान वारिस, रोमान वारिस, फिर रहमान वारिस, और फिर एंड में अब्दुर्रहमान वारिस जी। और अब्दुर्रहमान वारिस वैसे मेरा जो नाम है ये मेरे ससुर ने फिर चेंज किया अच्छा, था, ठीक, और उनके कहने पे चेंज सही था। और उसमें ये था कि बहुत आइडियल थे डैडी, और प्यार देते थे, बस ये। नहीं तो छोटे का नाम फिर उनके नाम से निस्बत नहीं, दादे से निस्बत है? वो दादे से निस्बत है। और मजेदार बात बताऊं, मेरे जो 4 बेटे हैं हर बेटे के नाम के साथ वारिस है। सबसे बड़ा अब्दुल्ला वारिस कल्लू, फिर है हाशिम वारिस कल्लू। मैंने मुलाजिम को भिजवाया, जाओ सिगरेट ले आओ, माचिस ले आओ। अब वो लेके आ गया। आप इमोशनल ब्लैकमेल? मैं इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा था। अब वो आया तो उसने, मैंने कहा डैडी मैं ये सिगरेट पीने लगाऊं, नहीं तो ये वाली मेरी जो बात है ये पूरी करें। उन्होंने कहा बेटा आप अभी तक स्मोकिंग की नहीं आपने, आप करो ना, करके दिखाओ। करो। उल्टा मेरे साथ रिवर्स साइकोलॉजी करने लगे। सही। मैंने कहा डैडी ये मैं पीने लगाऊं, ये मैं पीने लगूं जला के। उन्होंने कहा नहीं। फाइनली ये हुआ कि मैंने नीचे फेंकी, हिम्मत नहीं हुई। नहीं, क्योंकि जिसको जो स्मोकर हो वो स्मोकिंग कर सकता है, जो ना वो नहीं कर सकता। मैं नहीं करता था ना, मैं कर सकता था। और मुझे एक नफरत होती है ना किसी चीज से, मुझे ऐसी चीजों से नफरत है। बल्कि अब आपको मजेदार सा मैं वाकया हल्के का भी सुनाऊं, क्योंकि अब मैं स्मोकिंग करता नहीं और हल्के के हमारे कई साथी करते हैं। करते हैं। वो अब अगर गाड़ी में साथ बैठे हुए हैं ना, तो अब मैं उन्हें स्मोकिंग नहीं करने देता। अच्छा, उन्हें नहीं करने देते? नहीं करने देता, सिवाय कुछ एक्सेप्शंस। तो अब वो मुझे मशवरे देते हैं, भाई जी ये तुसा शुरू करो स्मोकिंग, ये हाजमे वास्ते बड़ी ठीक होंगी नहीं। और मैं उल्टा कहता हूं, क्योंकि उनको उनका मकसद ये है कि बदसन भी इजाजत मिल रहा है। हाँ, फिर सभी को मिल जाएगी। पर लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तो डैडी का बड़ा खुलूस वाला रिश्ता था, ना सिर्फ कि हमारे साथ बल्कि मेरे जो दोस्त थे या मौजम के जो दोस्त थे उनके लिए भी आइडियल फादर फिगर सही डैडी थे। अच्छा, आपका नाम मलिक अब्दुर्रहमान वारिस कल्लू, जबकि आपके भाई का नाम मौजम शेर, तो वो दादे से निस्बत, आप अपने वालिद से निस्बत, ये क्यों डिफरेंट है? मुझे एक तो अपने वाले साहब से बेइंतहा जो नहीं, ये नाम उन्होंने खुद रखा था, अब्दुर्रहमान वारिस कल्लू? मेरा 3 बार चेंज हुआ है नाम। अच्छा। हाँ, मेरे पहले मेरे ख्याल में था रोमान वारिस सबसे पहला नाम। अच्छा, पहले रोमान वारिस, फिर रहमान वारिस, और फिर एंड में अब्दुर्रहमान वारिस जी। और अब्दुर्रहमान वारिस वैसे मेरा जो नाम है ये मेरे ससुर ने फिर चेंज किया था, और उनके कहने पे चेंज किया था। और उसमें ये था कि बहुत आइडियल थे डैडी, और प्यार देते थे, बस ये। नहीं तो छोटे का नाम फिर उनके नाम से निस्बत नहीं, दादे से निस्बत है? वो दादे से निस्बत है। और मजेदार बात बताऊं, मेरे जो 4 बेटे हैं हर बेटे के नाम के साथ वारिस है। सबसे बड़ा अब्दुल्ला वारिस कल्लू, फिर है हाशिम वारिस कल्लू, फिर है हमजा वारिस कल्लू, और फिर है मुस्तफा वारिस। ये नाम आपने रखे या मलिक साहब ने रखे थे? ये नाम डैडी ने, और अच्छा, फिर उन्होंने खुद, अम्मी ने, मेरे ससुर ने जी, ये मिला के इनके नाम रखे गए थे। और पर लेकिन वारिस है सारों के नाम के साथ, क्योंकि मैं मुझे प्यार बेइंतहा था डैडी से। अच्छा, आपके वालिद मरहूम एक बैंक मैनेजर से एमपी का सफर उन्होंने तय किया, इसमें आप जो इस सफर में, इस कामयाबी में देख रहे हैं, इसका सेहरा आप मलिक मोहम्मद वारिस कल्लू मरहूम की खुशकिस्मती या इत्तफाकी कामयाबी समझते हैं, या किसी खास शख्सियत का ये समझते हैं कि उनकी वजह से ये कामयाबी मिली है?
खुशकिस्मत वो थे, ये ऑब्वियस बात है। जी। और उसके अलावा उन्होंने जब शुरुआत की तो जब वो इवन कॉलेज लाइफ में थे जोराबाद वगैरह में मेरे ख्याल में, उस वक्त भी वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए हुए थे। उसके बाद लगा पैदाना सलाहियत शुरू से थी। जी। ही वाज एक्सीलेंट स्पीकर, माशाल्लाह। तब भी स्पीचेस करते थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे, और उसके बाद भी लगातार पॉलिटिक्स में वो इन्वॉल्व रहे। जी। तो ये था उनका रीजन, और वो एक तरह से अल्लाह की मेहरबानी। नहीं, एक बैंक मैनेजर से एमपीए तक का जो सफर है, ये किसके बलबूते पे हुआ? अपनी खुशकिस्मती पे हुआ, इत्तफाकी हादसा हुआ कोई कि कामयाबी मिल गई, या किसी खास शख्सियत की वजह से? वो मैं ये कहूंगा कि खास शख्सियत का इसलिए मैं कहूंगा कि नहीं, क्योंकि आप यूं करें कि खास शख्सियत को इनकी जरूरत थी। अच्छा, वो अपनी जरूरत के लिए लाए थे? अपनी जरूरत थी जी। रोडा बिलान चाहिए था। अच्छा। रोडा बिलान लुक्कू, ये कुछ सर्कल जो है जो बहुत बड़ा वोट बैंक है, इसकी जरूरत उन्हें थी। और ये एक समझ लें कि उन्होंने इन डैडी को इसलिए, फॉर एग्जांपल, कि उन्हें जरूरत थी रोडा बिलान और लुक्कू की, भाई यूनानिमसली किस बंदे के पीछे ये वोट दे। हाँ, मतलब चेक करता है ना कि बैलेंस किसके पास ज्यादा है। और रोडे का आपको पता है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, उस वक्त भी ज्यादा थी, बिलांड हो गया, लुक्कू हो गया, तो ये रीजन थी। इसलिए ये नहीं कि वो उनका अपना मकसद था और डैडी का अपना मकसद था। सही। अच्छा, औलाद के लिए बाप हमेशा आइडियल होता है जी। और जब ऐसा बाप जो एक कामयाब इनिंग्स खेल रहा हो, औलाद की ख्वाहिश होती है कि ये खूबियां मुझ में भी हो, ये गुर मुझ में भी हो, मैं भी ये कामयाबी हासिल कर सकूं। आप अपने आप में अपने वालिद मरहूम मलिक वारिस कल्लू मरहूम की कौन सी ऐसी खूबी समझते हैं कि वो आप पे है? सबसे पहले तो ये कि वो हरफन मौला थे जी। उन तक पहुंचना, सिर्फ अगर मैं एक एग्जांपल दूं, उनकी जो यादाश्त थी, अब मेरी यादाश्त उनसे मैच नहीं कर सकती। हाँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे किस तरह मेरी यादाश्त अच्छी हुई, मैं जब एक्सपीरियंस हासिल किया, जी। जब मैं गया हूं हल्के में और धक्के खाए हैं। हाँ, चेक किया है। चेक किया। उन्होंने पहले काम किया है, होमवर्क उनका था। बिल्कुल। हाँ। पर लेकिन उनका फॉर एग्जांपल मुझे तो ये है ना कि सबके नाम कम से कम मुझे सेव करने पड़े मोबाइल में। डैडी का ये थे कि फॉर एग्जांपल ये मोबाइल है ना, अब कॉल आ रही है, अब उनके पास नंबर सेव्ड भी नहीं, उनको उस नंबर से पता है, नंबर पहचान लेते किसका है। इतने बड़े हल्के से लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल है, उनको पता है। लेकिन अब कुछ चीजें हैं, फॉर एग्जांपल वो हमारे अंदर भी अब आ गई हैं। फॉर एग्जांपल अब कोई बात करता है, मैं आवाज से मैं जानता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता नहीं मुझे देखने की सीख रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल कई बार ये होता है, लोग एक नंबर से नहीं दूसरे नंबर से कॉल कर देते हैं, अब मैं उनकी आवाज से पहचान जाता हूँ। ठीक है, यानी हर नंबर आप रिसीव कर लेते हैं, हर कोई मसला नहीं होता उसमें। कोई मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वालिद साहब के साथ आप बहुत ज्यादा अटैच थे, बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, बहुत ज्यादा बड़े भी आप हैं। पंजाब की एक रीत है, जब भी वालिद की वफात होती है जी, तो वो बिरादरी की जो पगड़ी होती है या जो जानशीन होता है किसी भी बिजनेस में, किसी भी चीज में जो जानशीनी होती है, वो हमेशा बड़े बेटे के लिए होती है। ये पंजाब की रीत है, ये किसी एक फैमिली की नहीं है, पूरे पंजाब में है। जब मलिक वारिस कल्लू मरहूम की वफात हुई, उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन में आपकी बजाय आपके छोटे भाई मलिक मौज़म का इंतखाब किस वजह से किया गया? क्या इन वजूहात में से कौन सी वजह है कि आप सीट निकालने के काबिल ही नहीं थे, या पार्टी ने आपको टिकट देने से इनकार कर दिया था? ये दोनों वजूहात नहीं है, ये दोनों नहीं थी, ये दोनों वजूहात। फिर क्या वजह थी, क्यों क्रॉस एक किया गया? मिसकंसेप्शन है जो हल्के में शायद पाई जाती है, जी। ये दोनों वजूहात नहीं थी। वजह शायद ये थी कि फॉर एग्जांपल मैं 2013 तक तो लगातार मेरा हल्के में आता रहा, पर लेकिन 2013 के बाद मेरा थोड़ा बीच में गैप आ गया था, जो मैं हल्के में नहीं आ सका। उस दौरान मौज़म आता रहा था। अच्छा, अब वो क्योंकि आता रहा था, कुछ लोगों की फॉर एग्जांपल हमारे ग्रुप में से जो कंफर्ट है, वो एक कंफर्ट बन जाता है, जी। वो बन गया था। तो वो जब डैडी की वफात हुई तो उस वक्त फिर जो है वो जो हमारे ग्रुप के कुछ एक दो थे, उन्होंने कहा कि जी वो मौसम के साथ ज्यादा कंफर्टेबल थे, इस वजह से ये डिसीजन हुआ। और मेरा ये था कि उस टाइम पे कि डोंट, वो अंग्रेजी की एक मिसाल है, डोंट रॉक द बोट, जी। बोट को ज्यादा ना हिलाओ, सुकून से भाई, सुबह से। तो वो मैंने हादसा भी हो चुका था, हादसा हो चुका था। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि वालिद साहब हमारे फौत हुए हैं,
और ये होता है ना कि फॉर एग्जांपल किसी की बीमारी पहले से चल रही होती है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को कैंसर हो या कोई और हो, हमारे लिए इसलिए भी ज्यादा शॉकिंग था कि डैडी गए क्या कहते हैं इस्लामाबाद, शायद मरियम साहिबा का एक जलसा था, वहां से वो हल्के में आए और हल्के से यहाँ लाहौर आए तो उनकी तबीयत खराब थी। अचानक उनकी कोरोना की वजह से उस वक्त तक वैक्सीनेशन नहीं आई थी, और वैक्सीन भी क्योंकि नहीं आई थी, अब उनको कोरोना हो गया और अचानक वो चले गए। अब हम ऑलरेडी हिले हुए थे और वाले साहब की वफात के 10 दिन के अंदर अंदर हमें ये कहा गया जी इलेक्शन। फिर फैमिली में डिस्कस तो हुआ होगा ना? नहीं, वो तो हुआ होगा, तो फिर क्यों नहीं समझा गया कि बड़ा बेटा ये है? फैमिली का डिसीजन जो था वो था, वो हम एक बात पे थे, हम मौसम आया तब भी एक बात पे, और जो पहले फैमिली का डिसीजन हुआ तो वो भी एक बात पे। तो मैं आपको कह रहा हूं ना, फॉर एग्जांपल फैमिली मैटर नहीं था, फैमिली मैटर नहीं था, पार्टी मैटर नहीं था। पार्टी ने टिकट देने से इनकार नहीं किया? नहीं, उन्होंने बल्कि ये कहा कि आप हमें चुन के बताएं कि आप खुद फैसला कर लें कि आप में से किसने आने, आप हमें बता दें। अच्छा, कुछ माह पहले यानी माजी करीब में आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, सोशल मीडिया पर एक शिकवा भरी पोस्ट लगाई जी कि एक गिरोह हमसे हमारे वालिद की ये सीट छीनना चाहता था। क्या आप बताना पसंद करेंगे कि वो कौन अफराद थे और क्या अब भी वो आपके ग्रुप में मौजूद है? देखिए, मैं ये कहूंगा, इसमें थोड़ी सी दुरुस्ती कर दूं, छीना बहुत स्ट्रॉन्ग लफ्ज है जी। छीना नहीं चाहते थे, आप कह लें थोड़ा सा उनका था कि थोड़ा बहुत कंट्रोल का संभालना चाहते थे। हाँ भाई, थोड़ा बहुत था, पर लेकिन उसमें ये था शायद उनको मकसद तो मकसद वही हुआ ना। अब मेरा प्रोग्राम है, मुझसे कोई ये कंट्रोल इसका लेना चाहे तो मकसद है कि वो मुझसे ये छीनना चाहता है ना। पर लेकिन उसमें ये कि फॉर एग्जांपल डैडी थे ना, ही वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन, एक मजबूत दिमाग के मालिक। इसी तरह मौजम हो चाहे मैं हूं, हम स्ट्रॉन्ग हेडेड बंदे हैं। हम अगर हमें कोई चीज मात दे सकती है ना, वो इखलाक है। इखलाक दो मर विसा। नहीं, वो तो आपके अपने लोग थे ना, आपके अपने ग्रुप के थे। आप शिकवा कर रहे हैं, आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शिकवा किया, आपने सोशल मीडिया पे किया, आपने पोस्ट लगाई, यानी कि वो सर से पानी गुजर चुका था इसलिए आपने पोस्ट लगाई। पर लेकिन वो या कि इशारतन उन लोगों को समझाना चाहते थे? आप ये कह लो, ये बेहतर डेफिनेशन है। ये तो मैंने बता दिया, आपको बताया। यही डेफिनेशन है। सिर्फ उन्हें इशारतन आप तो जब ऑपोजिशन में हो, आपके पास फंड्स नहीं देने के लिए, आपके पास वो पावर जो लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वो उस वक्त ऑपोजिशन में नहीं होती कंपेयर टू डैडी का जमाना जब लगातार इख्तियार था। इसी तरह शायद उनको भी, क्योंकि फॉर एग्जांपल फंड्स जब मिलेंगे तभी वो डिलीवर करेंगे, या ऐसी चीजें वो तभी करेंगे। आप फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दूं, उनके खालिद अमान साहब लगातार नूरपुर में हैं, वर्कर हैं, नूरपुर में बैठे हैं, वो जाते हैं। उसके अलावा शाकिर भाई भी अवेलेबल होते हैं लोकली वहां पर। राय जुदा नहीं हो रही? नहीं, कल्लू ग्रुप और अवान ग्रुप एक ही प्लेटफॉर्म पे है। एक ही प्लेटफॉर्म पे है। अगर कल को मलिक शाकिर बशीर को टिकट नहीं मिलता, मुस्लिम लीग नून का, मान लेते हैं नहीं मिलता, तो फिर कल्लू ग्रुप कहां खड़ा होगा? मुस्लिम लीग नून के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ा होगा, जो भी कैंडिडेट होगा। ठीक, आपके वालिद मरहूम मलिक मोहम्मद वारिस कल्लू ने 2002 और 2008 का इलेक्शन टिवाना बिरादरान के साथ मिलकर लड़ा, मगर 2013 और 2018 उन्हीं टिवाना बिरादरान के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। ऐसा क्यों हुआ? हालांकि होना तो ये नहीं चाहिए था, वो मोहसिन थे, मोहसिन के सामने इलेक्शन। आज वजाहत फरमाइश कि ऐसे हालात क्यों हुआ है? आपको वजाहत इस तरफ फरमाता हूं कि जी, मोहसिन वो इस तरह थे कि उन्हें हमारी जरूरत थी जी, हमारे रोडा बुलंद लुक्कू की, इसलिए उन्होंने हमें पसंद किया जी। तो इस तरह तो हम भी उनके मोहसिन हैं, रोडा बुलंद और लुक्कू का वोट उन्हें हमने डलवाया। यानी वो अपनी जरूरत के तहत आए थे? आप वो अपनी जरूरत के तहत आए थे, उन्होंने हमारी जरूरत पूरी की, हमने उनकी जरूरत पूरी। राय जुदा क्यों हुई और इसकी वजह क्या बनी? इसकी वजह शायद मैं आपको बताऊं कि उनकी सोच
हालांकि मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता नहीं, और ना करना चाहूंगा। अपनी वजाहत तो पेश कर सकते हैं ना। एक उनकी सोच जागीरदाराना है जी। और हमारी हरगिज नहीं है। देखो 2002 से 2013 तक तो आप चले हैं उनके साथ। जी चले हैं, पर लेकिन वही ना, समझने में इतनी देर क्यों लगी? जिस वक्त फॉर एग्जांपल डैडी शुरू में उनके लिए शायद उन्होंने समझा इतना थ्रेट, उन्होंने नहीं समझा। सही। जिस वक्त ये हो गया कि डैडी लोगों के साथ खुद इस हद तक घुल मिल गए, डायरेक्ट हो गए लोगों के साथ, फॉर एग्जांपल मैं आपको कई एग्जांपल्स कोट कर सकता हूं, मैं लोगों के नाम नहीं लूंगा। यानी मलिक साहब उनके लिए खतरा बनते जा रहे थे, उन्होंने ये समझा। अच्छा, उन्होंने ये समझा। डैडी के अंदर खुलूस था। हाँ, खुलूस। पर वो क्योंकि थ्रेटन फील करते रहे, उन्होंने साइड लाइन करने की कोशिश की। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं, हल्के से लोगों ने आना और यहां पे जब आना उनसे मिलने, तो आपको टेंट कल्चर वाली एग्जांपल का पता होगा। यहां पे टेंट कल्चर था, उन्होंने उनको ना मिलना। वहां पे हम डैडी भी फॉर एग्जांपल लाहौर में होती थे, हम 97 ऑनवर्ड्स यहां पे हैं, डैडी ने अवेलेबल होना। आज इस बात की भी वजाहत कर दी कि एमपी बनने से पहले आप लाहौर में थे। जी, आपके वाले साहब जब एमपी बने, आपकी रिहाइश लाहौर में उससे पहले थी? लाहौर में पहले थी जी। अच्छा, इस वजह से वो राहें जुदा हो गई। जी। घर में आखिर जमहूरी आदमी थे, घर में डिस्कस तो हुआ होगा। उस वक्त आप लोगों का रिएक्शन क्या था? एक ग्रुप के साथ आप इतना सच चल रहे थे, मोहब्बतें भी होंगी, आना जाना भी होगा, तो उसमें ये थे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, वाला फैमिली मेंबर से किसी ने ये कहा था कि नहीं नहीं साथ चलना चाहिए? नहीं, मैं आपको एग्जांपल दूं। फॉर एग्जांपल अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरा बेस्ट फ्रेंड कह लें, मेरा अच्छा दोस्त कह लें, कासिम टिवाना जी। वो अंकल खुदाबख्श टिवाना का भांजा। अब वो और मैं क्लास फेलोज थे बीकन हाउस में। अच्छा। वो मेरे पास आता था, हम उसके पास जाते थे और हमारा बड़ा प्यार वाला रिलेशनशिप था। अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। मुझे बहुत दुख है क्योंकि वो मेरा दोस्त था बीकन हाउस में, हमारा बहुत घुलने मिलने वाला रिलेशनशिप था। पर लेकिन जब एक स्टेज ऐसी आई कि डैडी के लिए इम्पॉसिबल हो गया वहां पे, क्योंकि एक आपको मैं बताऊं, हर चीज सेल्फ रिस्पेक्ट से शुरू होकर सेल्फ रिस्पेक्ट पे खत्म होती। सही। डिग्निटी, हम जो फॉर एग्जांपल आए ना पॉलिटिक्स में, डैडी किस लिए आए थे जी? उनका इरादा खिदमत का था, और जो उन्हें पे बैक मिलना था ना, और जिसकी वो एक्सपेक्टेशन रखते थे, वो थी रिस्पेक्ट, इज्जत की खातिर आए। जी। जो इज्जत लोग करते हैं, आप फॉर एग्जांपल हम आए हुए हैं ना, यकीन माने हम जाते हैं, हमारा कोई माली मकसद नहीं, हम तो उल्टा गंवाने वालों में से हैं। उल्टा अपनी इनकम वहां पे जाके अब जब जाना होता है ऑब्वियसली हम खर्चना पड़ता है, जो मर्जी निजाम हल्के के लिए अब वो खर्चना, हम अपनी जेब से खर्चते हैं, हमारी कोई माली एक्सपेक्टेशन नहीं। सिर्फ बदले में क्या चाहिए? डिग्निटी, इज्जत। इज्जत का कोई मूल नहीं, हमें सिर्फ वो चाहिए। अच्छा, मुस्लिम लीग नून की मौजूदा पीडीएम हुकूमत की कारकर्दगी पे आप मुतमिन हैं? मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं। पीटीआई के दौर में जी, पीटीआई वालों ने कहा हमने आईएमएफ के पास नहीं जाना जी। उन्होंने कहा 90 दिन में, एक तो उन्होंने कहा हम जन्नत बनाएंगे, ठीक है, मदीने की रियासत बनाएंगे, हम आईएमएफ के पास कोई नहीं जाएंगे। ठीक। गया कि नहीं गया? जाना पड़ता है, सभी को जाना पड़ता है, सभी को ऐसे हैं। बिल्कुल। शुरू में जब उन्होंने नारा मारा हम जागीरदारों को साथ नहीं मिलाएंगे, सिर्फ अपनी हल्के पे आप नजर डाल लीजिएगा उनके साथ कौन रहे हैं, जागीरदार जी। और नून लीग में कौन है? थलोची। हाँ, ठीक है। आप नहीं, अभी तो आपके पास भी इतना अरसा हो गया इक्तदार का, अल्हम्दुलिल्लाह। पर लेकिन जिस वक्त हम एंटर हुए जी, उस वक्त वो आपके सामने वडेरा, कोई भी वडेराइज्म, अभी आप देखें ना, अगर आप मलिक एहसान या मलिक खुदा बख्श का वडेराइज्म कह रहे हैं, तो मलिक शाकिर भी, वो भी तो खानदानी अमीर ही है ना, वो भी तो वडेरे ही है। मैं किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं वैसे एग्जांपल से आपको, हाँ, नहीं, मैं भी मिसाल में कह रहा हूं। उसके अलावा फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जिस वक्त 2018 में पीटीआई की गवर्नमेंट आई, डॉलर का रेट था 120 जी, मुझे अच्छी तरह याद है। जिस वक्त नून का जमाना आया 230 तक पहुंच चुका था डॉलर। उसको क्या याद नहीं रखा जाता?
चाहे ऑयल प्राइसेस में जो हाइक हुई उनके जमाने में भी, आप मुतमिन हैं? मैं इस तरह मुतमईन हूं कि जो हालात हैं, जो दुनिया भर में इस वक्त इकोनॉमी की हालत है, उसके मुताबिक जो अपने हालात हैं, और जो फॉर एग्जांपल IMF से इन्होंने, इमरान खान साहब ने जितने एक गलत शराइत पे लोन्स लिए हैं, उनकी वजह से ज्यादातर पाकिस्तान की इनकम तो टैक्स चुकाने में, सॉरी, वो उनकी सूद चुकाने में चली जाती है, और वही सूद हमारी बेबरकती के बायस है। सर देखें ना, आम लोगों ने तो अपना राशन देखना होता है, अपना घर देखना होता है। आप माशाल्लाह जमहूरी आदमी हैं, अपने हल्के में जाते भी हैं, बकौल आपके, आप लोगों के हालात को भी जानते हैं, अपने लोगों से मिलते भी हैं। आपको पता है महंगाई ने आम आदमी तो दूर की बात, मिडिल क्लास मुलाजमीन का भी जीना दोबार कर दिया है। जायज जरूरियात के भी लिए भी लोग परेशान हैं, रो रहे हैं, ऐसे हालात हैं। और फिर हुकूमत ने सेहत कार्ड जैसी बुनियादी सहूलत जो लोगों को मिली हुई थी वो भी बंद कर दी। तो आप किस तरह का मुतमिन है इस कारकर्दगी पे? अपने हल्के में जाते हैं लोग शिकवा नहीं करते? वो है महंगाई, किसको नहीं? महंगाई तो मुझे भी तकलीफ देती है। नहीं, आपको अल्लाह पाक ने दिया हुआ है, हर किसी का अपने, नहीं वो ऑब्वियस है, हाँ, वो एक फर्क है जी जी, पर लेकिन महंगाई इस वक्त है ऑब्वियसली, और गरीब आदमी को ज्यादा तकलीफ देती है। मैं इस बात को बिल्कुल, इस बात के साथ अग्री करता हूं। पर लेकिन जो मैंने आपको कहा कि जो हालात हैं, जो पूरी दुनिया, कोरोना के बाद जो हालात पूरी दुनिया के बन गए। सर आपने कोरोना का जिक्र कर दिया, कोरोना के दिनों में भी देखे कि जब दुनिया पूरी का सिस्टम बंद हो गया था जी, आपको माशाल्लाह पूरी दुनिया में रहते हैं, पूरी दुनिया का सिस्टम बंद था, तो उस वक्त भी इमरान खान की हुकूमत सर्वाइव कर रही थी, सिस्टम चला रही थी। अब तो सारा कुछ चल गया था, फिर क्या वजह बनी? एक एग्जांपल देता हूं। एक आप सोचें कि अगर एक बंदा फॉर एग्जांपल जी कर्जदार है और वो उस कर्जदार हालत में कर्ज एक और नया लेके जी लोगों में बांटता जा रहा है जी, और वो खुद अब कर्ज के नीचे दबा जा रहा है। इस कर्ज की मद में सेहत कार्ड जैसी बुनियादी सहूलत बंद कर देना और बाकी मामला, नई गाड़ियां आ गई, नया सारा कुछ आ गया, ऑफिस डेकोरेटेड के अखराजात आ गए, वो सारा कुछ था। पीटीआई के जमाने में नहीं हुए, पीटीआई के जमाने में था हुआ। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये एक बुनियादी काम था सेहत कार्ड, इसे बंद नहीं होना चाहिए था। चलो कह लें नहीं बंद होना चाहिए था, अगर हालात अच्छे होते। हाँ, फाइनेंशियल हालात पाकिस्तान के ऐसे हैं। नहीं सर, मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर पीटीआई के दौर में इमरान खान सख्त मुखालिफ था मेट्रो का और इनका, वो चल रहे थे, आम आदमी के लिए थे, चल रहे वो थे। कर्जे लिए आया सर ये भी कर्जे लिए आया ना, वो कर्जे लिए आया। हाँ, और ये फ्री मनी जी, पर लेकिन वो उनको ये नहीं, लोगों को ये नहीं पता वो फ्री मनी जो आया, लोगों ने ये देखना है। अब जिसके घर डिलीवरी होनी है, पहले वो सेहत कार्ड पे जाता था। जो हार्ट पेशेंट है 10 लाख तक इलाज करवा सकता था, वो कार्ड पे जाता था। आज जब हॉस्पिटल में जाता है सेहत कार्ड बंद है। नहीं वो अच्छी चीज थी, मैं उस चीज को डिनाई नहीं कर रहा कि वो अच्छी चीज, वो चीज चलनी चाहिए, पर लेकिन वो चलनी चाहिए थी। पर लेकिन आप याद रखिए कि वो जो चलाते रहे वो कर्ज लेके चलाते। चलो जी, वो तो मुल्क का सिस्टम ऐसे चल रहा है। इलेक्शन कब देख रहे हैं? 13 जमातें मिलकर एक जमात से क्यों घबरा रही हैं? कौन घबरा रहा है? तो फिर इलेक्शन में आए। कौन घबरा रहा है? इलेक्शन में आए, शेर खुले घूम रहे हैं आजकल। तो इलेक्शन में आए ना सर। हम इलेक्शन में आएंगे, किसने कहा नहीं आएंगे? तो डेमोक्रेसी है यहाँ पे, और इस डेमोक्रेसी में हम इंशाल्लाह आएंगे। बस अब थोड़ा सा सब्र कर जाएं, उसके बाद। तो ये पूछ रहा हूँ कितना सब्र? मेरे ख्याल में क्या लग रहा है कब इलेक्शन? मेरे ख्याल में मैक्सिमम 4-5 महीनों में इंशाल्लाह, या 3 महीनों में इंशाल्लाह हो जाएगा। जो ऑफिशियल टाइम है वो तो 90 डेज का है, ठीक, जो नवंबर में बनता है। हाँ, या उस पे हो जाएगा, और उससे डिले होगा या नहीं ये मैं नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता। ठीक। अच्छा, पीटीआई को छोड़कर आने वाले जो लोग इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में आए, उनके साथ वादे वईद किए गए कि आपको ये सीट जितवाई जाएगी, जैसे भी जीत जाएगी। अब हमारे हल्के में PP 84 की बात कर लें, अगर सरदार अली हुसैन खान बलोच को कल इस्तेकाम में पाकिस्तान का टिकट मिल जाता है, तो पीडीएम का जब पाकिस्तान का टिकट मिल जाता है, तो पीडीएम का जब ये वादा है उनसे, तो पीडीएम में तो मुस्लिम लीग नून भी है, फिर क्या होगा? जीत किसका नाम होगी? जीत इंशाल्लाह हमारे नाम होगी जी। उसकी वजह, एक तो सबसे बड़ी वजह तो जिनके ऊपर आज प्रोग्राम कर रहे हैं डैडी जी, मलिक वारिस साहब जी जी, जिनके बेइंतहा काम है। अब अगर जब आप कहेंगे, मैं आपको उनकी डैडी के कामों की एक पूरी लिस्ट है, फहरिस्त है मेरे पास। जी जी जी, वो आप बताइएगा प्रोग्राम जो कि फॉर एग्जांपल आपको पीटीआई वाले अगर इतने काम गिना जाएं जी,
सर वो आपका हक बनता है, वो एंड पे आप बताइएगा। लोगों ने मुझे जो सवाल भेजे हैं वो भी एंड पे ही मैं पूछूंगा जी। अच्छा चलो जी, थोड़ा सा माहौल को खुशगवार कर लेते हैं जी। पीपी 84 में अपना हरीफ किससे समझते हैं? आपको लगता है कि सख्त मुकाबला हो सकता है? सरदार अली हुसैन खान बलोच, इंजीनियर गुल असगर खान बगूर। सबसे पहली बात यह कि अपने किसी भी हरीफ को कभी कमजोर ना समझो, ये असूल है। बहुत अच्छी बात। अगर आप कमजोर समझो तो फिर बेवकूफ हो आप। जबरदस्त। ठीक है, पर अगर इन दोनों में से कंपैरेटिवली आप कहें कौन ज्यादा मजबूत है, जी, तो वो बलोच ग्रुप ज्यादा मजबूत बलोच ग्रुप ज्यादा मजबूत है। ठीक, अब मैं आपकी खिदमत में ना वो सवाल रखने लगा हूं जो लोगों ने मुझे भेजे हैं, ठीक है? तो आप इनका जवाब देना चाहें ना देना चाहें ये आपकी मर्जी है। ये सवालात लोगों ने भेजे हैं जी, मेरी तरफ से नहीं है, ठीक। ठीक है ना? ये जरूरी है कि मैं भी इनसे मुत्तफिक हूं। मलिक एहसान उल्लाह टिवाना ने बिजली की 700 स्कीमें मंजूर करवाई, उनकी फंडिंग भी हुई थी। तो इन स्कीमों को क्यों लेट किया गया? लेट करने से क्या फायदा हुआ? क्यों लेट किया गया? उनकी स्कीमें बताऊं किस तरह थी, वो बड़ी मजेदार किस्म बता देना, नाज़रीन को बताएं। एक बंदे के डेरे के बाहर खंबे रखते थे जी, कि ये खंबे तुआडे वोट सामने आने। उस तो बाद ये ज़िमनी इलेक्शन के दौरान, जी जी, उसके दौरान जी, खंबे रखे ने लोगों के डेरिया के सामने, उनके सामने खंबे रख दिए भई ये तुआडे वोट सामने देना, वोट ले लिया, इलेक्शन मुक गया। हुण खंबे उतू चुके ने और आगे जाके किसी और के डेरे पे रख दिया। अच्छा, ये है उनका तर्ज सियासत। लेकिन वो तो कह रहे हैं 700 स्कीमें, इनकी फंडिंग भी हो गई थी, ये मंजूर भी हो गया अब थे। उनका ये हिसाब किताब है, मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ नहीं, जो अपनी ये आपके सफाई साथ दे बोल रहा है तो ये आपने बताना है ना। उसमें ये फॉर एग्जांपल कि कई ऐसी जगहें हैं जहां पे कोई चीज तामीर मेरे वालिद साहब ने करवाई है, उन्होंने जाके अपनी तख्ती उसके ऊपर लगा दी। तो अब फॉर एग्जांपल अगर वो मेरे वालिद साहब की स्कीमों के ऊपर भी वो आके तख्तियां लगा रहे हैं, जो कि एक फैक्ट है, जी जी, तो फिर आप उनकी 700 स्कीमों में से आप क्या श्योरली कह सकते हैं कि 700 की 700 उनकी हैं? यानी उसमें आपकी भी वो स्कीमें थी। मैं जितनों बाय के नाम एग्जांपल आपको कोट कर सकता हूं, कितनी जगहों पे फॉर एग्जांपल रोडे पे और जगह उन्होंने अपनी तख्ती लगा देते हैं, सिर्फ इसलिए कि उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी। अच्छा, जिसका दौर उसी का। अच्छा, अड्डा चक संताली था, महमूद शहीद रोड, जो कि आधा बन चुका था, इसका फंड क्यों खत्म किया गया? निकलू से बुढ़ाने वाला सड़क बननी थी, इसे क्यों रोक दिया गया? सब कुछ तामीर हो रहा है, पहले वाला भी हो रहा है, अब भी फॉर एग्जांपल मुझे प्रॉपर्ली पता है, रोका नहीं गया। रोका नहीं गया, कोई रुकावट हमारी तरफ से नहीं आई। ठीक है, रुकावटें कुछ और चीजें फॉर एग्जांपल ब्यूरोक्रेसी की तरफ से शायद आती रही हैं, उसमें शायद वजह ये थी जो ऑब्वियसली समझ में आती है कि इस चीज का क्रेडिट ये ना ले जाए। अच्छा, इस वजह से शायद। जी। अच्छा, आपके वालिद मोहतरम की जिंदगी में शाह हुसैन से बाउंड्री जंग को इलेक्शन दिनों में उखाड़ा गया, हालांकि फंड उस वक्त सिर्फ 2% ही थे। आप लोगों ने इलेक्शन तो जीत लिया, मगर लोगों के लिए वो वबाल जान बन चुकी है, इस पर तवज्जो क्यों नहीं दी गई? किस पे? शाह हुसैन से बाउंड्री जंग। वो फॉर एग्जांपल फंड्स जो है ना, अब इंशाल्लाह हमें वादा किया हुआ है और वो फंड हम अब डिलीवर करने लगे हैं इंशाल्लाह, जो अब नए आ रहे हैं, जो हमारा डेली बेसिस पे। तो उसे नजरअंदाज क्यों किया गया? वो तो उस वक्त 2018 में हमें जब मलिक साहब हमने किसी को भी नजरअंदाज हम नहीं करते, सबको अकोमोडेट करते। तो लोगों को लग रहा है, लोगों की एक मिसकंसेप्शंस होती हैं, लोगों की, लोगों के अपने अंदाजे होते हैं। फॉर एग्जांपल कई बार लोगों की होती हैं फलाना कम जड़ा ना ये कर सकते हैं, ये कर दे नहीं पाए, जबकि हमें पता होता है। हाँ, वो ही नहीं साढ़े बस नहीं। हाँ, वो तो आप पहले बता चुके हैं ना कि अपोजिशन में रहना और इक्तदार में रहना में काफी डिफरेंट होता है। जी, मलिक मोहम्मद वारिस कल्लू मरहूम की मेहरबानी से रंगपुर बगूर में बच्चियों का कॉलेज तमीर हुआ, मगर नाकिस मटेरियल की वजह से बिल्डिंग 2 साल में खंडर बन गई। इसका जिम्मेदार कौन है? आपने तहकीकात कराई? ऐसा है 2 साल में वो बिल्डिंग ऐसी हो गई? मेरे इल्म में ऐसा नहीं है कि वो ऐसा है, चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा मैं एक आपको बात बताऊं, चाहे कोई भी इंसान हो, ये दुनिया है, जी, तनकीद हर हाल में होती है। नहीं, ये आपके वालिद साहब पे तनकीद नहीं हो रही जी, उन्होंने तो बना दिया था। मैं वैसे बना दिया था, उन्होंने बना दिया था। हाँ। मैं वैसे आपको कह रहा हूं जी, कि अब फॉर एग्जांपल अब जो नून लीग वाले हैं ना, अगर फॉर एग्जांपल किसी पीटीआई के बंदे ने कोई काम किया ना, जी, कई बार वो आदमी क्रिटिसाइज कर देते होंगे जस्ट फॉर द सेक कि हमारा
हरीफ हैं। जी। इसीलिए कई चीजों पे हमारियों पे बिना मकसद इसलिए तनकीद होती है कि हम फॉर एग्जाम्पल हरीफ हैं। ठीक। अच्छा मलिक साहब, अगर आपको इनमें से एक ही ऑप्शन चुनना पड़े तो आपका इंतखाब क्या होगा? अगर इन 3 शख्सियात में से किसी एक के साथ इत्तेहाद करना पड़े तो किसके साथ होगा? सरदार अली हुसैन खान बलोच, गुलस्कर खान बगूर, मलिक एहसान उल्ला टिवाना। कभी इत्तेहाद करना पड़े, इन तीनों में से कौन इंतखाब होगा? देखिए, एक तो ये कि ये जिस तरह आपने वैसे एक ऑप्शन पूछा है, तो सबसे पहले तो मैं तारीफ करूंगा सरदार शुजा बलोच साहब की। उनके बारे में हमें हमारे वालिद साहब ने जब बताया अच्छे अल्फाजों में याद अब किया। देखे ना, सियासत का हुस्न होता ही है, मुखालिफ भी थे, इलेक्शन भी मुखालिफ थे, लेकिन एक दूसरे की तारीफ भी करते थे। सरदार साहब और बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करे। आमीन सुम आमीन। और उनके बारे में कहते थे बहुत ही शरीफुल नफ्स इंसान थे। तो इस वजह से, हालांकि हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग मुकाबला है उनके साथ होता है, पर आप कह लें कि अगर इन बाकियों में से अगर थोड़ा बहुत जो सॉफ्ट कॉर्नर है, वो किसकी तरफ है? सरदार साहब की तरफ। जी चलो जी, लकी ठहरे सरदार अली हुसैन खान। अच्छा, बदकिस्मत थल की बदहाली सबके सामने है। सोई गैस नहीं, वाटर सप्लाई नहीं, आधी से ज्यादा आबादी सेवरेज, तलीमी और सेहत की सहूलियात से महरूम है। आखिर इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है? आप इन तीनों MNAs में से किसको जिम्मेदार समझते हैं? साहब डंडी नहीं मारनी, बात मेरे एक बार फिर रिपीट कर दें ये वाला क्वेश्चन। ये मेरा सवाल ये है कि बदकिस्मत थल कि इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है? ना तो वहां सुई गैस है, ना वहां वाटर सप्लाई है, ना वहां सेवरेज का सिस्टम है, आधी से ज्यादा आबादी हमारी तलीमी और सेहत की बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। तो आप क्या समझते हैं कि इस बदहाली का जिम्मेदार इन तीनों MNAs में से कौन था? अपने अपने अदवार तीनों ने गुजारे हैं। सरदार शुजाउत खान बलोच साहब, मलिक खुदा बख्श टिवाना साहब, या मलिक शाकिर बशीर रहमान साहब? मैं किसी पे भी तनकीद नहीं करना चाहता। नहीं, हालत तो थल की आपके सामने है। थल की हालत पे चलो मैं थोड़ी बहुत ही एक और एंगल से आ जाता हूँ जी। आप अगर 2002 से पहले के थल को याद करें जी, क्या उसमें रंगपुर का डिग्री कॉलेज था? नहीं सर देखना, वक्त के साथ वो चीजें चेंज हुई हैं, लेकिन सुई गैस जैसी बुनियादी सहूलत आज भी हमारे पास नहीं है। जो है स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह हम जरिया बनेंगे, इंशाल्लाह ये कंप्लीशन होगी, सुई गैस भी आएगी, सब कुछ आएगी इंशाल्लाह। और जहां पे निगलेक्ट करने की बात है, सचियां ना कराओ मेरे से। अगर पार्टी कल को आपके सामने MNA और MP का टिकट रख देती है कि आप ये सीट निकाल कर दिखाएं, तो आपका इंतखाब क्या होगा? वही MP की सीट, या आप समझते हैं कल्लू ग्रुप इस काबिल है कि MNA की सीट जीत सकता है? हम अपने ग्रुप पे एतमाद है, हमें हमारे ग्रुप पे बिल्कुल एतमाद है, पर हम MP की सीट पे ही हैं। नहीं, कल पार्टी मिसाल कर रख देती है कि MNA की सीट निकालें, आप समझते हैं कि MNA के लिए कल्लू ग्रुप इतना मजबूत है? आप वैसे पूछ रहे हैं इसलिए मैं जवाब दे देता हूं। मैं फर्ज कह रहा हूं ना। हाँ, निकाल लेगा। हाँ, एतमाद है आपको। आपके वालिद मोहतरम की वफात के बाद जिमनी इलेक्शन में आपके छोटे भाई मलिक मौजम शेर कल्लू की कामयाबी का सबब इन 3 वजूहात में से क्या है? वालिद मोहतरम की वफात पर हमदर्दी का वोट, मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक, या PTI के 3 दड़े आपके लिए कामयाबी की जमानत बने? मेरिट पे बात कीजिएगा। तीनों फैक्टर्स ज्यादा, सबसे ज्यादा तो मैं हमारे वालिद साहब, हमदर्दी। वालिद साहब सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि उन्होंने अपने इलाके की खिदमत की जी, और उस खिदमत का उनको लोगों ने सिला दिया जी। और सच्ची बात करूं तो अगर लोग मलिक साहब की वफात के बाद हमारी तरफ कमर कर लेते फॉर एग्जाम्पल, तो हमें अफसोस होता इंतहाई, क्योंकि हमने देखा है अपने वालिद को इलाके के लिए किस हद तक वो तकलीफ में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल तकलीफ का कोट कर दूं कि एक दफा कोई हमारे हल्के के एक साथी ने कहा कि जी ये फलाने ऑफिस में काम है। डैडी की हालांकि उस वक्त एज 65 प्लस हो चुकी थी। डैडी सीढ़ियां चढ़ के उस दफ्तर गए ऊपर, जब पहुंच गए टॉप पे सीढ़ियां चढ़ के 65 प्लस की उम्र में जी, तो जी पता चला वो ऑफिस ही नहीं था। वो जो हमारे हल्के के थे, उन्होंने गलत दफ्तर बता दिया था जी। दोबारा उतरे
और हालांकि उनके घुटनों का मसला भी था, और दोबारा उस ऑफिस में गए, सीढ़ियां चढ़ के, तकलीफ लेके। तो जिस बंदे ने अपने इलाके की खातिर इतनी कुर्बानी दी हो, और उसके फौत होने के बाद फॉर एग्जांपल अगर हल्के के लोग वो खुलूस ना दिखाते, जी जी, तो हमें होना था कि यार ये दुनिया कितनी जालिम है। यानी कि जैसे किसी बच्चे को चोट लगती है फिर खिलौना दे दिया जाता है, तो फिर बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया। बतौर सियासी घराने के चश्मो चिराग मेरिट पर नंबर दीजिएगा। अपने भाई मलिक मौजम शेर कल्लू के तरक्याती कामों की कारकर्दगी पर कितने नंबर देंगे 100 में से? मैं ये कहूंगा कि हमें प्रॉपर्ली तरक्याती काम करने का मौका अभी तक मिला ही नहीं, जी। क्योंकि हम एंटर ऑपोजिशन में हुए। यहाँ पे अगर पार्टी कल को आपके सामने एमएलए और एमपी का टिकट रख देती है कि आप ये सीट निकाल कर दिखाएं, तो आपका इंतखाब क्या होगा? वही एमपी की सीट, या आप समझते हैं कल्लू ग्रुप इस काबिल है कि एमएलए की सीट जीत सकता है? हम अपने ग्रुप पे एतमाद है? हमें हमारे ग्रुप पे बिल्कुल एतमाद है, पर हम एमपी की सीट पे ही हैं। नहीं, कल पार्टी मिसाल कर रख देती है कि एमएलए की सीट निकाले, आप समझते हैं कि एमएलए के लिए कल्लू ग्रुप इतना मजबूत है? आप वैसे पूछ रहे हैं इसलिए मैं जवाब दे देता हूं। मैं फर्ज कह रहा हूं ना। हाँ, निकालेगा, हाँ। एतमाद है आपको। आपके वालिद मोहतरम की वफात के बाद जिमनी इलेक्शन में आपके छोटे भाई मलिक मौजम शेर कल्लू की कामयाबी का सबब इन 3 वजूहात में से क्या है? वालिद मोहतरम की वफात पर हमदर्दी का वोट, मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक, या पीटीआई के 3 दड़े आपके लिए कामयाबी की जमानत बने? मेरिट पे बात कीजिएगा। तीनों फैक्टर्स हैं। ज्यादा सबसे ज्यादा तो मैं हमारे वालिद साहब, हमदर्दी। वालिद साहब सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि उन्होंने अपने इलाके की खिदमत की जी, और उस खिदमत का उनको लोगों ने सिला दिया। जी। और सच्ची बात करूं तो अगर लोग मलिक साहब की वफात के बाद हमारी तरफ कमर कर लेते फॉर एग्जाम्पल, तो हमें अफसोस होता इंतहाई, क्योंकि हमने देखा है अपने वालिद को इलाके के लिए किस हद तक वो तकलीफ में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल तकलीफ का कोट कर दूं कि एक दफा कोई हमारे ही हल्के के एक साथी ने कहा कि जी ये फलाने ऑफिस में काम है। डैडी की हालांकि उस वक्त एज 65 प्लस हो चुकी थी। डैडी सीढ़ियां चढ़ के उस दफ्तर गए ऊपर, जब पहुंच गए टॉप पे सीढ़ियां चढ़ के 65 प्लस की उम्र में जी, तो जी पता चला वो ऑफिस ही नहीं था, वो जो हमारे हल्के के थे उन्होंने गलत दफ्तर बता दिया था। जी। दोबारा उतरे, और हालांकि उनके घुटनों का मसला भी था, और दोबारा उस ऑफिस में गए, सीढ़ियां चढ़ के, तकलीफ लेके। तो जिस बंदे ने अपने इलाके की खातिर इतनी कुर्बानी दी हो, और उसके फौत होने के बाद फॉर एग्जांपल अगर हल्के के लोग वो खुलूस ना दिखाते, जी, जी, तो हमें होना था कि यार ये दुनिया कितनी जालिम है। यानी कि जैसे किसी बच्चे को चोट लगती है फिर खिलौना दे दिया जाता है, तो बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया। बतौर सियासी घराने के चश्मो चिराग मेरिट पर नंबर दीजिएगा। अपने भाई मलिक मौजम शेर कल्लू के तरक्याती कामों की कारकर्दगी पर कितने नंबर देंगे 100 में से? मैं ये कहूंगा कि हमें प्रॉपर्ली तरक्याती काम करने का मौका अभी तक मिला ही नहीं, जी। क्योंकि हम एंटर ऑपोजिशन में हुए। यहां पे जिस तरह है कि जिसकी गवर्नमेंट होती है, जिसका इक्तदार होता है, उन्होंने ही कराने होते हैं तरक्याती काम। हमें अभी तक अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली फुली डिलीवर करने की, जो कि इंशाल्लाह अब क्योंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ रही है, हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। इस वक्त भी बाय द वे मैं आपको बता दूं, इस वक्त भी जल्द हल्के में हर यूनियन में फंड्स डिलीवर होने वाले हैं। इस वक्त भी? इस वक्त भी। तो वो कैसे होंगे? इन प्रोसेस है इस वक्त, जो कि ऐलान हुआ है कि जी फंड्स आने हैं। इस वक्त सर्वे वगैरह हो रहा है, और उस सर्वे के बाद मलिक साहब कुछ दिन पहले गैस का भी हुआ था, सुई गैस का भी, पर लेकिन इंशाल्लाह आ रहे हैं हम उसी, बल्कि कुछ पहुंच भी चुके हैं, कुछ यूनियंस में पहुंच चुके हैं, बाकी रह गए, और वो अभी भी डिलीवरी जारी है। सुई गैस पहुंच चुकी? नहीं, सुई गैस नहीं, हाँ, दूसरे फॉर एग्जांपल सीवरेज, रोड स्लैब वगैरह। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। सवालात तो बहुत ज्यादा हैं, बहुत तवील हो जाएगा प्रोग्राम। अब आपके पास जो लिस्ट है अपने वालिद मोहतरम के कामों की, वो आप हमारे नाजरीन के साथ शेयर कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि
2002 से पहले की जो एक नस्ल है, जी, जो कि फॉर एग्जांपल अभी फॉर एग्जांपल कहते हैं कि जी तब्दीली, उनको नहीं पता कि थल पे हल्का पीपी 84 में, साबका पीपी 42 में जी, जी, सब असल तब्दीली लाने वाला कौन था। 2002 से पहले ये अब रोडे वाली जो रोड है, जो रोडे तक जाती है आदि कोट से गिरोट तक, सिंगल होती थी। जी, बिल्कुल समझ। सामने से गाड़ी आती थी, इधर से गाड़ी जा रही होती थी, जो एक गाड़ी को टिब्बे पे उतरना पड़ता था कि 2 लाख बचे। पहले सिंगल रोड थे ना, ऑब्वियसली। दूसरी जगह पे भी कई रोड्स ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल ये जो जाती है नूरपुर तक, पीलो वैंस के दरमियान वाली, अब वो भी नहीं थी, सिंगल। कॉलेजेस नहीं थे, रंगपुर में कॉलेज है, रोडे में गर्ल्स कॉलेज है, बॉयज कॉलेज है, नूरपुर में है। यदि इस हद तक सेंसिटिव थे अपने लोगों के मामले में कि इवन, और इतने प्रोग्रेसिव थे कि इवन नूरपुर में स्पेशल स्कूल भी मौजूद है बच्चों का। स्पेशल उसके अलावा फॉर एग्जांपल देखिए गर्ल्स स्कूल्स, बॉयज स्कूल्स, उन्होंने पता नहीं कितनी जगह पे, मेरे पास पूरी लिस्ट है, उन्होंने डिलीवर किए। लंगर वाला जो ब्रिज है, इसकी तामीर मेरे वाले साहब का क्रेडिट में शामिल होती है। उसके अलावा काका चौक जो है, एनो मोड़, और फॉर एग्जांपल ये की तामीर 32 करोड़ रुपए। रोडा ता नूरपुर, थल बरास्ता जमाली, काका जोड़ा कला डबल रोड की तामीर, खाटवा ता बिल्लो, बुराना वाला ता बिल्लो, राहदारी ता आदिकोट, रोडा बरास्ता नूरपुर, थल डबल रोड, नूरपुर थल ता कायदाबाद डबल रोड। उसके अलावा कॉलेजेस, डिग्री कॉलेज नूरपुर, थल, रंगपुर, स्कूल्स बुराना वाला, हाई स्कूल शाह वाला, उसके अलावा हाई स्कूल एनो, हाई स्कूल शाह हुसैन, हाई स्कूल फारूकाबाद, नूरपुर थल, गर्ल्स हाई स्कूल बुलंद, गर्ल्स हाई आदि सरगल, गर्ल्स हाई स्कूल चक नंबर 52 डीबी। उसके अलावा बॉयज स्कूल्स, बॉयज एलिमेंट्री स्कूल दादूवाला, सिद्धा, तैरवाला, रोडा टाला, गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल ढमक, झरकिल, खाटवा और राहदारी। इसी तरह मुतअद्दिद गर्ल्स जो और बॉयज प्राइमरी स्कूल्स का इजरा किया उन्होंने। उसके अलावा आपको कह दूं कि BHU जो हैं वो बिलंद, पंबूल, राहदारी, आदिकोट, स्पेशल एजुकेशन जो मैंने आपको बताया। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, उसके अलावा कदी में ज़रियाब आ जाना था, जो है फॉर एग्जांपल फ्लड जो आना था, उसमें डैडी ने जो करवाया, मतलब ये कि उन्होंने जो है डेवलपमेंट वहां पे करवा के भाई पानी कदी के अंदर ना पत्थर रखवा के करवाया, वो मेरे डैडी का क्रेडिट है। उसके अलावा रेस्क्यू 1122 नूरपुर, अच्छा, आदि कोट था चौक की रोड, नई डबल रोड, 35 करोड़ इसकी 35 किलोमीटर, जो कि थल मोटरवे के नाम से मशहूर है। आदि कोट था नूरपुर, थल आदि कोट था मिठा टिवाना, नई डबल रोड बनवाई गई। उसके अलावा आदि कोट था कायदाबाद, आदि कोट अड्डा था मलिक गुल अस्कर बघूर साहब पाकिस्तान हाउस, चमनाबाद सिंगल सड़क सेम पानी से गुजार कर बनवाई गई। अच्छा जी, आदिकोट अड्डा था डेरा मलिक अफजल बघूर मरहूम साहब और मलिक मोहम्मद अब्बास बघूर मरहूम, सड़क 1 किलोमीटर तामीर करवाई गई। मौदा चंद अड्डा से अंदरूनी शहर, ये मैं बस सिर्फ कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी तो बहुत ज्यादा है। BHU अस्पताल आदिकोट का मंसूबा मुतारिफ करवाया। उसके अलावा जो है एक तामीर करवाई बिल्डिंग, गवर्नमेंट जो हाई स्कूल है चंद, डिस्पेंसरी चक नंबर 16 MB मंसूबा नूरपुर, थल बरास्ता झरकिल, मेकन भक्खर बाउंड्री डबल रोड 2004 में बनी। नूरपुर थल से झंग रोड बरास्ता निकलू शहीद, नवा सगू काती मार डबल कारपेट रोड 55 किलोमीटर तामीर की कराई गई, जिसकी लागत जो है 1 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट था। अपग्रेडेशन करवाई है जी, जाड़ा प्राइमरी स्कूल का मिडिल स्कूल और मिडिल स्कूल का हाई स्कूल,
अपग्रेडेशन मिडिल स्कूल झरकिल था, हाई स्कूल झरकिल, अपग्रेडेशन प्राइमरी स्कूल झरकिल था, मिडिल स्कूल झरकिल, उसके अलावा BHU अस्पताल झरकिल, उसके अलावा जी रोडा से ये होगी, चलो पहले पीलो वैंस था, डेरा सफ्तर अली जसरा साहब सड़क 1.5 किलोमीटर, एनो रोड था, डेरा गजनफर अली बिंगी साहब, उसके अलावा कब्रिस्तान पीलो वैंस से जोक सियाल सड़क 1 किलोमीटर, सरदार अहमद शेर जसरा साहब के मोहल्ले में सड़क 2 किलोमीटर। इस तरह मतलब कि डैडी के काम तो इतने हैं कि आप फॉर एग्जाम्पल मौजा एनो ता रोडा थल कारपेट रोड मालियत 14 करोड़ रुपए, 13 किलोमीटर सड़क, रोडा थल से मिठा टिवाना बाउंड्री रोड तक। ये फॉर एग्जाम्पल जो अब मिठे वालों ने हमें खरूज दिखाया इतना और पहले डैडी को, वो देखते थे कि रोड से रोड आ रही है। हाँ, मैंने भी सफर किया उस रोड किया है ना? किया। अब वो आधे रास्ते तक जन्नत है, आगे फिर क्या है वो आप बेहतर जानते हैं। हाँ, आगे वो रोड तो फटा हुआ है, लेकिन कुछ जो मलिक साहब के काम थे जैसे 1122 आपने बताया, तो थोड़ा सा आप भी तवज्जो करें ना। 1122 के पास जो एम्बुलेंस है वो भी आपके इल्म में होगा कि कैसी है। तो चलो वालिद साहब ने एक अच्छा काम किया था, आप कम से कम उसे चला तो सकते हैं। इंशाल्लाह हम चला सकते हैं और हम चलाएंगे। सिर्फ जो मैंने आपको कहा ना कि इक्तिदार और अपोजिशन में डिफरेंस होता नहीं, वो तो होता है सर। और अब आगे जब इक्तिदार आएगा इंशाल्लाह, मैं आपको बताऊं कई लोग ऐसे हैं, कई सियासतदान ऐसे हमारे इलाके में जो सिर्फ थाना कचहरी तक फंसा के रखना चाहते हैं जी। हमारा जो सबसे बड़ा फोकस है वो डेवलपमेंट है। सही। हमारे वाले साहब ने क्योंकि यही रास्ता चुना था, हमारे दिमाग के अंदर भी यही फिट है। तो हम अपने आप को तब तक नहीं समझेंगे कि हमने डिलीवर किया, हम थाना कचहरी पे डिलीवरी नहीं समझते। उम्मीद करता हूं मैं इंशाल्लाह जब नया प्रोग्राम करेंगे आपके साथ, उस वक्त तक काफी तब्दीली आ चुकी होगी। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। अल्लाह अल्लाह।